तैयारी के दौरान नेगेटिविटी आई कि भी मतलब तैयारी होगी नहीं होगी क्या होगा, ऐसा कुछ सिचुएशन आई? बीच में सर आता ही है ऐसे ओके। तो सर उस टाइम पे यही है कि आपने स्टार्ट क्यों किया था वो याद रखना चाहिए। गांव में जब आपने फोन किया तो गांव वालों को और रिलेटिव का उनका क्या रिएक्शन रहा सिलेक्शन सुन करके? वो सर जैसे बताया था दादाजी को सबको अच्छा। बताया तो फिर वो सर आग की तरह खबर फैल गई पूरे गांव में। और हम्म, एक सर मेरा बड़ा भाई हमेशा मुझसे कहता था कि हम्म, तू तैयारी कर जो भी तुझे करनी है। हम्म। तो वो बोलता था कि फाइनेंशियली कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मान लो एक बार ना हो तो 2 साल 3 साल 4 साल लगे रहना चाहिए, क्या रहेगी आपके? सर ये है जैसे अगर आप 2 से 3 साल के लिए दे सकते हैं। फिर मैं 18 नवंबर को एग्ज़ाम देने गया। फिर मैं वापस आते ही मेरा जिस दिन उसका तिलक था 20 नवंबर को, उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। और आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहेंगे जिनको सीजीएल 2024 में एएसओ इन सीएसएस मिला। और सीएसएस में एएसओ पोस्ट बहुत लोगों की चॉइस रहती है, मन रहता है कि भी हमेशा दिल्ली में ही पोस्टिंग रहेगी। तो हम अपने चैनल पे स्वागत करते हैं डॉक्टर आकाश शर्मा का। और मैंने डॉक्टर आकाश शर्मा क्यों बोला, ये इंटरव्यू के दौरान हम आपको बताएंगे। बहुत मज़ेदार स्टोरी है, बहुत मज़ेदार इंस्पिरेशनल स्टोरी है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और तैयारी करते वक्त आपको बहुत मदद मिलेगी। एक टीचर के लिए यही सबसे खास मोमेंट होता है। जब हम बैकग्राउंड में बातें कर रहे थे तो हम यही कह रहे थे कि एक टीचर के लिए सबसे खास मोमेंट यही रहता है कि जब बच्चा सेलेक्ट होकर के आए तो वो टीचर से मिलने आए तो अलग ही खुशी है। और आकाश का कहना भी यही था कि सर एक स्टूडेंट के लिए भी सबसे खुशी का पल यही रहता है कि पूरे साल जो मेहनत की वो आज खुशी में बदल गई। तो डॉक्टर आकाश शर्मा, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। थैंक यू सर। तो आकाश, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपकी स्कूलिंग, आपकी लाइफ स्टोरी, जीवन में आपने कैसे कैसे पड़ाव देखे उसके बारे में जानना चाहूँगा। सर मेरा बर्थ हुआ था झुंझुनू राजस्थान में। ओके। फिर उसके बाद पापा की जॉब की वजह से सर यहाँ गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में मेरी पूरी स्कूलिंग हुई। ओके। जिसमें सर 10th के बाद साइंस ली मैंने विद मैथ्स एंड बायोलॉजी दोनों थी अच्छा, मेरे पास। दोनों थे, मैथ्स और बायोलॉजी हाँ, दोनों थे। तो सर एक फाउंडेशन वहाँ से बन गया था मैथ का। हम्म। फिर उसके बाद मैंने नीट के लिए तैयारी करी थी 2 साल ओके। यहीं दिल्ली में ही। हम्म। तो उसमें फिर मैंने बीडीएस लिया, ओके। डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो वो मेरी रही थी। फिर उसके बाद मैं यूपीएससी की तरफ था सर मेरा। अच्छा, तो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता था मैं। मतलब पहले आपने 11th 12th में दोनों साइड ली, दोनों लेकर के क्यों चले आप? सर दोनों बाय डेस्टिनी कहिए वो कि मैथ को स्कूल वालों ने बोल दिया कि कंपलसरी है और बायो मुझे डॉक्टर के लिए लेनी थी। अच्छा, तो वो मतलब दोनों आ गई मेरे पास। दोनों आ गए आपके पास। फिर उसके बाद पहले ही सेट था कि मेरे को बायोलॉजी लेकर के आगे डॉक्टर डॉक्टर लाइन बनना में है। जाना है। हम्म। तो नीट की तैयारी करते वक्त फिर आपने बीडीएस सोचा। तो देखो, डॉक्टरी लाइन बिल्कुल अलग और खास करके एसएससी लाइन और सरकारी नौकरी लाइन बिल्कुल अलग। तो ऐसा क्या सोचा कि डॉक्टरी लाइन को सेलेक्ट भी कर लिया, बीडीएस कर भी लिया और डॉक्टर बन भी गए, डेंटल सर्जन बन भी गए, उसके बाद आपने एसएससी चूज किया? सर मेरी जैसे मैंने बताया फर्स्ट प्रेफरेंस तो मेरी यूपीएससी की थी। हम्म। तो मैंने फिर जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी अप्रैल या मई ठीक। 2023 में, तो उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट क्लिनिक ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, पहले प्राइवेट क्लिनिक ज्वाइन प्राइवेट करो। क्लिनिक ज्वाइन कर लिया था, ओके। प्रैक्टिस कर रहा था मैं। ओके। तो फिर उसके बाद वो यूपीएससी का एक मन में था कि एक अटेम्प्ट तो देना है कम से कम यूपीएससी करना तैयारी है। करके। पर उसका ये था कि आप उसमें श्योरिटी नहीं है यूपीएससी में हम्म। कि आपका होगा कि नहीं होगा। हम्म। तो एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी। हम्म। तो फिर वो थोड़ा एसएससी के बारे में पता चला। हम्म। तो वो एक बेस पहले से था मैथ रीजनिंग का, हम्म। तो लगा था कि ये डुएबल है, कर ओके। सकते हैं, इसलिए इधर खुद आए। की चॉइस थी या घर वालों को प्रेशर था सरकारी नौकरी? नहीं सर, बिल्कुल पूरी खुद की चॉइस थी। अच्छा, खुद की घर वालों चॉइस। की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था कोई कभी। प्रेशर नहीं था कि खुद की चॉइस थी कि सरकारी नौकरी लेनी है। जी तो सर। यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी या फिर पहले ही एसएससी चूज कर लिया? तैयारी शुरू करी थी सर, मैं बताता हूँ, मैं बुक्स वुक्स सब लेके आ गया था। अच्छा। 2-3 हज़ार की यहीं करोल बाग से सारी बुक्स में लेके आ गया। फिर हम्म। मैंने पढ़ाई करी। तो सर वो थोड़ा सिलेबस उसका थोड़ा टफ होता है, तो टाइम लग जाता है। टाइम लग जाता आपको एक बिल्कुल। 1.5 साल 2 साल उसमें देने पड़ते हैं। देने पड़ते बिल्कुल। जो कि वो मैं देना नहीं चाह रहा था कि हम्म। कम से कम कोई पहले जॉब हो, श्योरिटी हो, तो हम्म। फिर आप टाइम दे सकते हैं। मतलब पहले आप सिक्योर करना चाह रहे थे सिक्योर लाइफ को करना कि चाह भाई रहा था। हाँ, पहले चूज कर लें फिर आप एसएससी की तरफ। हम्म। तो अब आगे यूपीएससी की तैयारी करोगे या कैसे? आगे सर नेक्स्ट अटेम्प्ट 2026 का यूपीएससी का देना यूपीएससी का अभी मतलब जो सपना देखा था वो अभी है? सपना वो सर। बिल्कुल बिल्कुल, है ना?
तो पहले आपने डॉक्टरी लाइन चूज करी, फिर आप यूपीएससी में गए, फिर एसएससी में गए, तो इसकी रणनीति बनाने के लिए कोई गाइडेंस मिली या फिर खुद से ही सारी चीज़ें सर्च आउट की? नहीं सर, गाइडेंस तो कोई नहीं थी क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में कोई है नहीं घर कोई में। है नहीं, ओके। तो बाकी मेरा बड़ा भाई है, तो उससे मैं बातचीत करता था, तो वो बताता था कि हाँ ये भी कर सकता है, ये ऐसे एसएससी में श्योरिटी है, हो जाएगा, तो ये कर सकता है। तो सबसे पहले एसएससी के बारे में कैसे पता चला? एसएससी का सर 2022 में जब बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई ज़्यादा थी, वैकेंसी आई थी, हाँ। तो मैं जैसे कॉलेज जा रहा था तो बस में मैंने आदित्य रंजन सर का वीडियो देखा था ओके। कि 30-32 हज़ार वैकेंसी आई है। तो वहाँ से सर पता चला था कि कि भी एसएससी की नाम की भी कोई जॉब होती है, जॉब होती है, फिर पोस्ट वगैरह के सर्च पोस्ट आउट किया। वगैरह। फिर उससे पता चला कि मतलब सीएसएस में भी होती है, दिल्ली में मिनिस्ट्री वगैरह में। तो वहाँ से सर पता चला। फिर आपने तैयारी शुरू की। जी तो सबसे पहले सारे सब्जेक्ट लेकर के चले या सबसे पहले कोई एक सब्जेक्ट चूज किया? सर मैंने 2023 का अटेम्प्ट भी दिया था, अच्छा, 2023 तो का दिया लेकिन उस टाइम पे मैं क्योंकि क्लिनिक पे जॉब कर रहा था, तो वो बिना पढ़े सिर्फ दिया था। था। ओके। तो उसमें मेरा स्कोर था 110 के अराउंड था प्री में, प्री में 110। जो कि बिना कुछ पढ़े अगर इतना आ रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर था सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से सर जो स्कोर था मेरा जीएस में अच्छा स्कोर नहीं था, मतलब 6-7 नंबर ऐसे आए थे। तो वो वीकनेस मुझे वहाँ से सर पता चल गई थी कि अगर जीएस में थोड़ा अच्छा करूँगा और बाकी सब्जेक्ट्स में भी अगर सिलेबस कवर करके करूँगा तो ये हो सकता है। तो 2023 बिल्कुल बिना तैयारी, बिना बिल्कुल कोचिंग, बिना कुछ भी? तैयारी। उस टाइम पे मैं क्लिनिक पे जॉब कर रहा था, तो एक दिन छुट्टी लेके बस गया था। अच्छा, बस पेपर एग्जाम पेपर दे देने। के आए थे? बस पेपर दे के आया था। ओके। फिर उसके बाद आपको लगा कि अब 2024 के लिए लग जाते हाँ, फिर उसके बाद सर 2024 जनवरी में मैंने क्लिनिक छोड़ दिया था हैं। ओके। और इसकी तैयारी स्टार्ट करी थी फिर। कई लोगों का ये भी रहता है कि जॉब करते करते क्या तैयारी पॉसिबल है? जैसे आपने क्लिनिक छोड़ दिया, तो वो जॉब कर रहे हैं, करंटली भी जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अभी देख भी रहे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, तो उनका ये रहता है, हमसे भी आकर के पूछते हैं कि सर जॉब करते करते तैयारी हो सकती है या हम अपने जॉब क्विट कर दें? क्या डिसीजन लेना चाहिए उनको? सर आपके जॉब के टाइमिंग्स पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ डिपेंड करती है। आपका वर्क कैसा है उस पे ठीक। डिपेंड करता है। जैसे जो डेंटल का वर्क है तो उसमें थोड़ा सा सर फिजिकल वर्क होता है, आपको खड़े होके बिल्कुल बिल्कुल। सारा काम करना पड़ता है, पेशेंट वगैरह। तो सर उसमें बहुत थकान हो जाती है, तो वो हो नहीं पाता था मुझसे। मैंने ट्राई किया था, तो रात को 9 साढ़े 9 बजे तक मैं घर आता था, फिर आके थक के सर सो जाता था। तो वो हो नहीं पा रहा था मुझसे, इसलिए फिर मैंने ये डिसीजन लिया। पहले मतलब जॉब के साथ साथ ट्राई किया कि तैयारी साथ साथ ही कर लो? हाँ, पढ़ने का ट्राई किया था पर वो हो नहीं पा रहा था। वो हो नहीं पा रहा था। ओके। तो जॉब क्विट की तो उस टाइम पे तो ये लगा होगा कि यार मतलब नहीं हुआ तो? नहीं, ऐसा सर कुछ था नहीं, क्योंकि घर वाले काफ़ी सपोर्टिव थे। ओके। उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, और भैया भी वर्किंग है, पापा भी वर्किंग है, तो ऐसा सर फाइनेंशियली भी ठीक था सब। भैया और पापा दोनों प्राइवेट सेक्टर में? दोनों प्राइवेट सेक्टर दोनों में। प्राइवेट सेक्टर में, ओके। तो मतलब फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया। फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया था। घर वालों की तरफ से एक्स्ट्रा कुछ प्रेशर या रिश्तेदारों की तरफ से या पड़ोसियों की तरफ से खास करके ताने और प्रेशर मिलता है? नहीं सर, ऐसा स्टार्टिंग में तो नहीं था, पर जब 6 महीने हो गए अच्छा। तो उसके बाद में सब पूछने लगते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, किस क्या चीज़ कर की रहे हो? तैयारी कर रहे हो। तो उस टाइम पे थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। बाकी मेरे जो फ्रेंड्स थे सब ने अपना अपना क्लिनिक स्टार्ट कर लिया था, तो सर वो भी प्रेशर था कि वो लोग कहाँ पहुँच गए और मैं अभी कुछ भी नहीं किया कुछ है। भी नहीं किया है। तो वो एक पीयर प्रेशर आ जाता है सर, और जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है तो वो प्रेशर बढ़ता ही जाता है सर। तो 6 महीने के बाद लगा नहीं कि मैं भी मतलब दोस्तों की तरह क्लिनिक खोल लूँ या मैं भी मतलब उसी फील्ड में वापस चला जाऊँ, गलती तो नहीं कर दी है? लगता है सर बीच बीच में वो मोमेंट तो आता ही है, लेकिन उसमें यही था कि जब मतलब ये स्टेप ले लिया है तो कम से कम एक अटेम्प्ट अच्छे से फुल तैयारी करके फुल दे दूं। तैयारी करके दो। जैसे मैंने ये सोचा था कि मेरा 20 जनवरी को मेंस था, तो मैंने ये सोचा था कि कुछ हो चाहे ना हो 21 जनवरी से मैं क्लिनिक ज्वाइन कर लूँगा, अच्छा। ये मैंने सोचा था। पर फिर आंसर की आई थी तो स्कोर अच्छा आया था, तो फिर वो मैंने छोड़ दिया कि इसमें हो जाएगा हो सिलेक्शन। जाएगा, ओके ओके। मतलब पहले ही ठान लिया था कि अगला अटेम्प्ट नहीं दूंगा अगर अगला नहीं हुआ नहीं तो। देना सर, जो मेहनत करनी है इसमें अपना 100% दे दिया है। इसके बाद होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो अपना जो है बैकअप उस पे ही स्विच कर जाना है। नहीं नहीं, काफ़ी मेहनत की आपने और आपकी मेहनत रंग भी लाई है। बैकअप लेकर के चलना चाहिए या फिर मतलब आप क्लास व्लास लेते हैं, बैच की भी लेते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, वो ठीक है, बट वो जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आपने दिन में अगर 8 घंटे पढ़ाई करी है तो 4 घंटे आप सेल्फ स्टडी को दीजिए और 4 घंटे आप नई चीज़ें पढ़िए।
नई चीजें तो पढ़ी। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मतलब तभी आप 50-50 चीज़ें 50 सेल्फ स्टडी को तो 50-50 50 कोचिंग को। तभी आप चीज़ें वो रिमेंबर कर पाओगे, आपकी खुद की प्रैक्टिस हो पाएगी। नहीं तो आप बैच से करते रहेंगे तब तो वो क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में नहीं होगा। तो सब्जेक्ट वाइज रणनीति जानना चाहेंगे इनसे कि भी किस सब्जेक्ट में कितना फोकस किया, और इनकी स्टोरी से और इनकी जानकारी से आप भी वही चीज इंप्लीमेंट करना। आप आज जो वीडियो देख रहे हो तो ये सोचना कि एक दिन मैं भी इसी कुर्सी पे बैठा हूंगा और मैं भी इसी तरीके से इंटरव्यू दे रहा हूंगा, और ये वक्त आएगा। लेकिन वो तब आएगा जब इनकी तरह मेहनत करोगे, जैसे इन्होंने मेहनत की वैसे अगर आपने मेहनत की तो मेहनत जरूर रंग लाएगी। तो सब्जेक्ट वाइज जानना चाहेंगे आपसे कि मैथ्स में आपने किस तरीके से शुरुआत किया, किस तरीके से तैयारी के दौरान क्या क्या ऑब्स्टेकल आए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। मैथ्स सर मैंने आदित्य रंजन की जो यूट्यूब पे फ्री प्लेलिस्ट है उससे स्टार्ट किया था। ओके। तो उसमें सर परसेंटेज, पहले अरिथमेटिक है, उसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब मैंने कवर किया था। तो तो कंप्लीट पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी पूरी थी। प्लेलिस्ट उनकी कर ली थी। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एडवांस मैथ में मुझे ज़्यादा दिक्कत आती थी, दिक्कत है, ओके। तो वो मैंने उनसे किया अच्छे से पूरा। तो वो पूरा वहीं से किया था, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे। तो नोट्स वगैरह बनाए या फिर वीडियोस बार बार देखी। नहीं सर, वीडियोस एक ही बार देखी, उनके नोट्स बना लिए थे। अच्छा, वीडियोस नोट्स खुद बार बना बार लिए थे। देखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लंबी लंबी 1-1 घंटे की वीडियोस होती है। तो उनके नोट्स बना लिए थे और उनको बार बार रिवाइज किया। मतलब नोट्स बना करके बार बार रिवाइज किया। जी। हमेशा इसीलिए हम बोलते हैं कि अपने नोट्स खुद के खुद बनाओ। जरूर बहुत बच्चा ऐसा चाहता है कि ऑनलाइन एजुकेशन आ गई तो सब कुछ मतलब एक प्लेट में जैसे खाना सजाया जाता है, तो कई बच्चा ये चाहता है कि खाना खिला भी कोई और दे। नहीं, आप जब तक खुद की मेहनत नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। नोट्स खुद के खुद बनाओ और टीचर से पढ़ो, और फिर टीचर से पढ़ने के बाद वो नोट्स बार बार रिवाइज करो। मतलब नोट्स से कितनी हेल्पफुल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और नोट्स में कंपैरिजन करें तो नोट्स ज्यादा फोकस करें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। सर नोट्स अब आप 4-5 बार पढ़ लोगे तो वो आपको सारी चीज़ें याद हो जाती है। जैसे ओके। फॉर्मूलाज भी जो हैं, अगर आप बार बार रिवाइज करते रहते हो तो वो आपको याद हो जाता है। हम्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सर आपको अपना लेवल भी पता चलता है कि जैसे अगर मैंने दिन में 50 क्वेश्चन लगाए तो कितने मुझसे हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे वो क्यों नहीं हो रहे। अगर किसी कॉन्सेप्ट की दिक्कत है या कोई और दिक्कत आ रही है क्वेश्चंस में, तो वो वहाँ से हेल्प मिल जाती है। तो जैसे मान लो किसी एक बच्चे का, मान लो कोई एक चैप्टर में ज़्यादा वीकनेस है, बहुत वीक है, वो चैप्टर समझ में ही नहीं आ रहा, तो उस चैप्टर को छोड़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए या पहले उसी चैप्टर पे फोकस करना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो सर आगे बढ़ जाना चाहिए उस टाइम के लिए, क्योंकि बाकी सिलेबस अगर आप कवर कर लो तो अच्छा है। फिर अब बाद में आप दोबारा उस पे आ सकते हैं। ओके। जैसे अगर आपको एक टीचर से समझ नहीं आ रहा है तो उस चैप्टर के लिए आप किसी दूसरे टीचर को रेफर कर सकते हैं। पर्टिकुलर उस चैप्टर के लिए कर सकते पर्टिकुलर हैं, उस चैप्टर के बाकी लिए टीचर एक ही बाकी रखें। टीचर एक ही रखना पूरी उसमें अपनी प्रिपरेशन में। आपने मैथ्स में मतलब एक ही टीचर रखे या फिर स्विच भी किया। मैथ्स में सर आदित्य रंजन सर का ही मैंने पूरा किया था। ओके। कितना स्कोर था आपका मैथ्स में। मैथ्स में सर मेरा 82 है। 82 है, बढ़िया है। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग तो मेरा सब्जेक्ट है ही, सबसे मज़ेदार सब्जेक्ट भी है। 13 साल हो गए मुझे, आज तक पढ़ाते वक्त भी इतना मज़ेदार लगता है। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में किस तरीके से शुरुआत की, क्योंकि मेडिकल लाइन में तो रीजनिंग थी नहीं, तो आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट रहा होगा। तो शुरू में देख करके क्या लगा या किस तरीके से सीखा। सर रीजनिंग का ये था, एक 11th क्लास में स्कूल में एक वो होता था टेस्ट, PSA करके कुछ हुआ अच्छा, था। ओके। तो उसमें मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया था। ओके। तो वो थोड़ा सा फाउंडेशन वहाँ से था। बाकी सर जिन भी चैप्टर्स में दिक्कत आती थी वो मैं आपकी वीडियोस देख लेता था। जैसे अल्फ़ाबेटिकल वो रिमेंबर करने में उनकी जो हाँ, वैल्यू होती है, वैल्यू याद तो करने वो आपने जैसे G का 7 बताया बता था रखा। हाँ। ऐसे लिख के, वो तो आपसे किया था। फिर कैलेंडर आपसे किया था, और ब्लड रिलेशन किया था। तो इस तरीके से टॉपिक वाइज आपने सर्च टॉपिक किया वाइज जिनमें भी दिक्कत आती थी, जो क्वेश्चन नहीं बनते थे, जो उस क्वेश्चन नहीं हिसाब- बनते तो वो चैप्टर आप मेरे से पढ़ते गए। हाँ, उनके कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर कर लिए थे। कितना स्कोर रहा रीजनिंग में। रीजनिंग में सर 90 आउट ऑफ 90 है। बढ़िया, मतलब ये स्कोर सुन करके मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। 90 आउट ऑफ 90 भाई, पूरे मार्क्स आएंगे, बस आप मेहनत करते रहो, है ना। उसके बाद में मतलब जैसे सारे टॉपिक आपने कवर कर लिए, जो टॉपिक आते थे वो तो सेल्फ स्टडी से कर लिए, जो नहीं आते थे वो आपने पढ़ लिए, है ना। तो उनमें भी क्लास नोट्स बनाए या फिर मतलब सिर्फ वीडियोस देखी। उसमें सर क्लास नोट्स बस जो कॉन्सेप्ट है उसका लिख लिया था, लिख लिया, और ओके। बाकी PYQ क्वेश्चन सर करे थे आपकी रीजनिंग गुरु बुक से। अच्छा, रीजनिंग करो। PYQ क्वेश्चंस करे थे, और बाकी तो सर मॉक्स से भी हो जाता है। मॉक्स दिए थे जितने भी प्री के और मेंस के, तो उसमें भी कवर हो जाता है। तो रीजनिंग गुरु बुक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं
उसमें मैंने बड़े छाट छाट करके क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो बुक आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही? सर प्रीवियस ईयर्स के लिए तो सर वही रेफर करी थी पूरी, तो जैसे उसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे लगाए थे। तो जो भी जिस किसी क्वेश्चन में अगर डिफिकल्टी आ रही है तो वो क्यों नहीं हो रहा, कोई सिली मिस्टेक्स सर ज़्यादा रहती है रीजनिंग में, तो वो सिली मिस्टेक्स क्यों हो रही है वो उस पर फोकस किया था। ओके। और मॉक टेस्ट के दौरान आपके मेंस में 90 आउट ऑफ 90 आए हैं, तो मॉक टेस्ट के दौरान भी स्कोर पूरा का पूरा रहता होगा, लेकिन उनमें कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो बहुत बच्चों के मतलब कमज़ोर रहते हैं या सिली मिस्टेक हो जाती है, मार्क्स कट जाते हैं। वो कौन से टॉपिक रहे होंगे आपके? सर जैसे एनालॉजी हो गया, Analogy, सीरीज हो गया, series, हाँ। तो वो अगर आपके नहीं आ रहा है तो फिर वो नहीं आएगा, आप उस पर कितना भी टाइम लगाएं, एकदम टेस्ट के एंड में आप उस पर टाइम दे सकते हैं। ओके। पर जब टेस्ट कर रहे हैं तो बीच में उस पर टाइम नहीं देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इन टॉपिक की कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए एक बच्चे को? प्रैक्टिस सर आप एक लेवल तक ही कर सकते हैं कि इनको एक हफ्ता दे दिया, डेली आप एक एक घंटा कर रहे हैं, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो वो क्वेश्चन किसी से भी नहीं वो होगा। किसी से भी नहीं ये होगा। सोच के आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। मतलब पूरे ओवरऑल सारे प्रीवियस ईयर एक बार रिवाइज कर प्रीवियस दो, ईयर एक बार कर लें। है ना, और उसके बाद भी नहीं हो रहा तो फिर वो नया क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल। इंग्लिश खास करके हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट होते हैं उनका इंग्लिश में बड़ा डर रहता है। कई बच्चे तो इंग्लिश की वजह से एसएससी को छोड़ देते हैं, है ना। तो आपका क्या मैसेज रहेगा कि ऐसे हिंदी मीडियम क्राउड को जो इंग्लिश जानता ही नहीं, पढ़ना ही नहीं चाहता, उसको इंग्लिश पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे शुरू करना चाहिए, या नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ करके कोई और जॉब की तैयारी करनी चाहिए? सर छोड़ तो नहीं सकते क्योंकि इंग्लिश हर एग्जाम में ही आता है, वो तो बेसिक चीज लैंग्वेज हर एग्जाम में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको सर जो बेसिक लेवल्स की बुक है 6th 7th 8th उनकी रीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, धीरे धीरे अपनी वोकेबलरी भी थोड़ी सुधारनी चाहिए। ग्रामर की एक बार आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आ जाए किसी टीचर से ओके। तो वो फिर धीरे तो धीरे ग्रामर सीखी किस जाती है। तरीके से स्ट्रॉन्ग किया आपने? ग्रामर की सर एक प्रशांत सर जो है वो की फ्री प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से करा था। वो क्या करते थे, पूरे सेंटेंस को ब्रेक करके बता देते थे कि ओके। ये नाउन है, इसमें ये एडजेक्टिव है, इसकी यहाँ पे क्यों ज़रूरत है, इसकी जगह पे नाउन क्यों नहीं आया, वो पूरा अच्छे से उन्होंने सेंटेंस ब्रेक करना सिखा दिया था। ओके। तो वो उनकी 30-40 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, तो वो डेली एक वीडियो देखी थी मैंने, तो वो एक महीने में कंप्लीट हो गई थी। तो वहाँ से सर तो एक बहुत महीने में अच्छी, ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर ली थी? एक महीने में बहुत अच्छी वो अंडरस्टैंडिंग आ गई थी उससे। और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट? कॉम्प्रिहेंशन के लिए सर प्रशांत सर जो है वो डालते थे। तो कॉम्प्रिहेंशन में ये था कि जो टाइटल थीम टोन वाले क्वेश्चंस थे वो पहले आपको सीखना पड़ेगा कि मतलब कैसे वो जज करना है, ऑप्शंस देख के निकालना पड़ता था, तो वो पहले सीखा था प्रशांत सर से। ओके। फिर उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करी थी। कितना स्कोर रहा इंग्लिश में? इंग्लिश में सर 131 है। 131, 135 में से 130। 130। स्कोर सारे सब्जेक्ट में बेहतरीन किया आपने, मतलब सारे सब्जेक्ट को इकट्ठा लेकर के चले। मतलब बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि पेड बैच भी लेते हैं, सारे सब्जेक्ट का भी ले लेते हैं, सारे टीचर्स का भी ले लेते हैं, और उसके बाद भी नहीं पढ़ पाते, है ना। और ये आपके सामने टोटल तैयारी यूट्यूब से कर करके आपके सामने ASO इन CSS ले करके बैठे हैं। सारा खेल है मेहनत का, है ना। और आप बैच से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, हर जगह बड़ी डिटेल में बड़ी तरीके से पढ़ा रखा है। बैच में ये हो जाता है कि भी एक सिस्टमेटिक वे से, तरीके से, आपको अगर कुछ भी नहीं आता किसी सब्जेक्ट का तो उस तरीके से पढ़ाया होता है, और यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए होते हैं। तो आप डिसाइड करो, लेकिन मेहनत तो करो। आप चाहे यूट्यूब से पढ़ो चाहे पेड बैच से पढ़ो, लेकिन पहले आपको मेहनती बनना चाहिए, पहले आपको इन जैसा बनना चाहिए जैसे इन्होंने मेहनत की, हर सब्जेक्ट पे फोकस किया और हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर भी किया। तो इसी तरीके से आप हमेशा लगे रहना, इनकी तरह मेहनत करते रहना। तो आपने मॉक टेस्ट में अगर मैं बात करूं तो मॉक टेस्ट आपने कितने दिए होंगे? प्री के दिए या शुरू से ही मेंस लिख के लेकर के चले? नहीं, पहले तो सर प्री के ही दिए थे। प्री के दिए थे। PYQ तो सर सारे मैंने पिनैकल से और आपकी बुक से कर बुक से लिए थे। किए, ठीक है। फिर उसके बाद प्री के मैंने मॉक्स दिए थे, जो संडे को मॉक्स होते थे अच्छा। ऑल इंडिया, वो मैं देता था। ओके। बाकी मैंने पेड तो किसी के दिए नहीं थे, ओके। तो उनमें स्कोर ठीक आने लग गया था, तो वो प्रैक्टिस वहाँ से कर ली थी। और तो संडे को मैं सर सिर्फ मॉक देता था, 2 से 3 मॉक देता था मैं संडे को 2 से 3 मॉक ही रहते संडे को सिर्फ मॉक और उनका एनालिसिस उनका एनालिसिस वो करता था। और जब पहला मॉक दिया था, पहली बार मतलब SSC में कदम रखा था, उसमें क्या स्कोर था? उसमें सर जैसे मैंने बताया 2023 का CGL दिया था मैंने पहली बार। मतलब मॉक पहले दिया ही नहीं मॉक सीधा? उससे सर पहले तो वही कुछ आपका दिया मॉक था? वही मॉक था सर, वो बेस लेवल था। तो उसमें सर 111 स्कोर था। 111, 111, ओके। और यहाँ से लेकर के प्री में कितना स्कोर रहा आपका? प्री में सर मेरा 170
नॉर्मलाइज रहा है, रॉ 160 था। तो बीच में मतलब एक मार्क्स के इम्प्रूवमेंट किस तरीके से हुई बीच में? मतलब एक पर्टिकुलर मार्क्स पे स्टक भी हो गए या फिर ग्रेजुअली आगे इंक्रीज होते गए? सर जब आप मॉक्स देते हैं तो उसमें आप 3-4 मॉक में जो लगातार बार-बार मिस्टेक्स हो रही हैं ओके। कि या तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, या हम्म। तो आपके जीएस में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, इंग्लिश में है वोकैब में जैसे रॉन्ग हो रहे हैं, तो वो उस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो स्कोर है वो आपका एक दिन में नहीं बढ़ेगा, बट आप ओके। 15-20 दिन उस चीज़ पे वर्क करेंगे तो वो बिल्कुल बढ़ता है सर। तो मतलब पहले अगर मैं पहले मॉक की बात करूं तो 110 और 170 का सफ़र, तो जब बच्चा 150 तक पहुंच जाता है उसके बाद बच्चे को बहुत मतलब ये एक ब्रेक लग जाता है कि अब पता नहीं बढ़ ही नहीं रहे। तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? उसके बाद सर यही होता है कि अगर आपके मैथ्स में नहीं आ रहे तो हो सकता है प्रैक्टिस की कमी हो, हम्म। इंग्लिश में है जैसे या तो कोई कॉन्सेप्ट रह गया है, ओके। या तो आप कहीं बार बार कोई सिली मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो आप सिली मिस्टेक कहीं लिख लीजिए, या तो उसे मन में याद रखिए कि अगले मॉक में मुझे ये वाली सिली मिस्टेक नहीं करनी है। और ज़्यादातर सर दिक्कत जो आती है वो जीएस में ही आती है, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो उसमें आप देख लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आपके नोट्स में है तो वो अगर आपसे नहीं हो रहा तो फिर तो दिक्कत है कि नोट्स में वो चीज़ लिखी हुई है फिर भी आपसे नहीं नहीं हुई, हो रहा। तो आपकी मतलब ढंग से आपने पढ़ा नहीं है उसे। पढ़ा नहीं। और अगर नहीं है तो फिर उसको ऐड कर लीजिए ताकि अगली बार वो ना हो। ओके। और तैयारी के दौरान नेगेटिविटी आई कि भी मतलब तैयारी होगी नहीं होगी क्या होगा, ऐसा कुछ सिचुएशन आई? बीच में सर आता ही है ऐसे ओके। तो सर उस टाइम पे यही है कि आपने स्टार्ट क्यों किया था वो याद रखना चाहिए कि ओके। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने क्या सोच के किया था हम्म। कि अब ये मुझे करना ही है। हम्म। और थोड़ा सा सर आप मोटिवेशन के लिए जैसे मैंने फ़ोन का पासवर्ड जो था वो ASOMEA ही लगा लिया था, क्या बात है। ताकि मुझे वो बार बार चीज़ जब भी मैं अपना फ़ोन खोलूँ तो याद आती रहे। हम्म। तो वो ऐसी चीज़ें आप कुछ कुछ कर सकते हैं, वॉलपेपर लगा लिया जैसे। हम्म। तो ये चीज़ थी सर। तो हमेशा हम भी बोलते हैं कि सेल्फ मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। बाहर का जो मोटिवेशन है वो एक बार बैलून की तरह काम करेगा लेकिन पिन लगते ही वो ख़त्म। और खुद को अगर मोटिवेट किया तो वो पैराशूट बनेगा और हमेशा ऊपर जाओगे। सेल्फ मोटिवेशन के लिए जैसे इन्होंने फ़ोन का पासवर्ड, बताओ कितनी डेडिकेशन होगी कि फ़ोन का पासवर्ड ही ASOINMEA लगा रखा था। और ASOINMEA इनकी पहली प्रेफरेंस ही थी, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस पहली नहीं मिली तो सेकंड प्रेफरेंस ASOINCSS ही थी, सेकंड मिल गई। इसलिए हमेशा टारगेट फर्स्ट का रखो, जो आपकी चॉइस हो वो नहीं भी मिले तो इतनी तो मेहनत करो तो एटलीस्ट सेकंड तो मिल जाए। तो उसके लिए आपकी डेडिकेशन दिखती है। तैयारी के दौरान बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो इसमें भगवान भी हैरान हो जाए कि भाई ये कर क्या रहा है। तो ऐसे हमेशा अपने आप को मोटिवेट करके रखो। तैयारी के दौरान कोई ऐसी सिचुएशन आई हो आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में, जिसको मतलब टैकल करना थोड़ा टिपिकल लगा? तैयारी के दौरान तो नहीं सर, उससे पहले थोड़ी पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। ओके। तो उस टाइम पे सर थोड़ा सा 3-4 महीने बहुत लाइफ का डाउन पॉइंट था। तो उस टाइम पे तो 3-4 महीने फिर तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब। पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही थी उस ओके टाइम ओके। पे। तो वहाँ से कैसे ओवरकम किया, मतलब कैसे टैकल किया सिचुएशन को? फैमिली को भी संभालना है और फिर आगे का भी सोचना है। सर वही आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके, फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया। तो वो सर धीरे धीरे उस चीज़ से आगे निकले। उनकी ओके। तबीयत भी अब बेटर है। बढ़िया बढ़िया ना, भगवान हमेशा स्वस्थ रखे, हमेशा खुश रखे आपके पिताजी को, और लंबी उम्र दे और बहुत स्वास्थ्य हमेशा बरकरार रखे ऐसे ही, है ना। क्योंकि आपने अच्छे संस्कार लिए हैं तब जा कर के आपकी मेहनत हुई है, और आपके संस्कार ही आपकी कामयाबी के लिए रास्ता बना पाए। एक सर जो एक और चीज़ मेरे साथ हुई थी कि जैसे CHSL का मेरा पेपर था 18 नवंबर को। ओके। तो उस टाइम सर मेरे बड़े भाई हैं जो, उनकी शादी थी 22 नवंबर को, तो उसकी तैयारियों में हम लगे हुए थे। 22 नवंबर को शादी थी और और 18 नवंबर नवंबर को को पेपर था। तो उसके फंक्शंस जो थे वो भी हमने इस हिसाब से मैनेज करे कि 18 को ना हो। ओके। जैसे उसकी वो जनेऊ वगैरह, हाँ, तिलक हाँ। वगैरह वो हमने उस हिसाब से करे थे। तो मैं फिर उससे पहले जो तैयारियों में 2 महीने के टाइम बिल्कुल मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। फिर मैं 18 नवंबर को एग्ज़ाम देने गया। फिर मैं वापस आते ही मेरा जिस दिन उसका तिलक था 20 नवंबर को, उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ओह। तो सर एक्सीडेंट में मेरा ये वाला हाथ शोल्डर फ्रैक्चर हो गया था। तो उस टाइम पे सर बहुत ये हुआ था कि एग्ज़ाम भी उस टाइम इतना अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि तैयारी नहीं थी, और फिर फ्रैक्चर भी हो गया था। तो वो एक लोवेस्ट पॉइंट आया था लोवेस्ट पॉइंट आया था तैयारी के दौरान। मतलब
फ्रैक्चर भी हो गया, अब भैया की शादी भी है और उधर से पेपर भी है, मतलब सारे प्रेशर एक साथ ही आ गए, सब कुछ एक साथ है आ ना। गया था। वो कहते हैं ना कि जब परेशानियां आती हैं तो एक साथ आती हैं, लेकिन उन परेशानियों से अगर आप लड़ लिए और अगर आप जीत गए तो खुशियां भी एक साथ आती हैं। और खुशियां जब आती हैं, परेशानियां हो सकता है खुद के लिए हों, लेकिन खुशियां पूरे परिवार, पूरे रिश्तेदार और यार प्यार मित्र भाई बंधु हर किसी के लिए आती हैं। तो आज इनको इतनी अच्छी पोस्ट मिली तो अब तो सारे घर वाले सब खुश हो गए होंगे। बहुत ज़्यादा खुश है सर। तो जब रिजल्ट आया तो क्या मोमेंट रहा उस टाइम पे? रिजल्ट सर रात को जैसे 12 बजे आया था, तो उस टाइम तो सब सो ही गए थे 10 बजे ही, हाँ। क्योंकि एमटीएस का आया था तो उम्मीद नहीं थी कि आएगा। आएगा। तो फिर सर मैं मॉर्निंग में जल्दी उठता था हम्म। अभी एग्ज़ाम के बाद, तो मैं 5 बजे उठा और मैंने रिज़ल्ट देखा कि भाई आ गया है। और फिर जल्दीबाजी में सर मैंने जीएसओ का खोल दिया। अच्छा। तो उसमें लिस्ट में नाम नहीं आया तो थोड़ी घबराहट हो गई थी। अच्छा, पहले ये हो गया था पहले कि नहीं हुआ। नहीं आया, फिर दूसरी लिस्ट में चेक किया तो फिर उसमें नाम मिल गया था। ओके। तो फिर मैं थोड़ा सा पहले आप जीएसओ वाली पोस्ट जीएसओ में वाली देखें। गलती से खुल गई थी सर, क्योंकि वो छोटी फाइल होती है तो वो पहले खुल गई थी। हम्म। फिर मम्मी को जगाया, पापा को जगाया, उनको बताया कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है। और वो भी सोच रहे थे कि क्या हो गया, कैसे चिल्ला रहा है सुबह सुबह। फिर पापा ने पूछा कि पोस्ट क्या है, रैंक क्या है, तो फिर वो बाद में देखी, नाम देख के ही खुशी हो गई थी सर। अच्छा, पहले ये देखा भी सिलेक्शन सिलेक्शन हो गया है, वही बहुत बड़ी चीज़ थी। कोई भी पोस्ट मिले हो। फिर B03 था तो फिर सर CSS और भी ज़्यादा खुशी बढ़ गई, क्योंकि दिल्ली में ही मिल गया, दिल्ली का ही रहने वाला बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। तो तो फिर परिवार में तो पूरे खुशी की लहर दौड़ गई होगी परिवार क्या? में सब फिर उठाया, भैया भाभी को भी जगाया, फिर गांव में सबको फ़ोन करा, ओके। किसी को, क्योंकि सर पता नहीं था कि मैं SSC की और इनकी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, किसी को नहीं मालूम। किसी को मैंने बताया हुआ नहीं था, तो फिर वो भी सब बहुत खुश हो गए थे। उनके लिए तो एक सरप्राइज हो गया होगा और कि सर होली का दिन था तो वो डबल सेलिब्रेशन हो गया सर। नहीं बिल्कुल, मतलब जब मेहनत रंग लाती है तो पूरी फैमिली, पूरे परिवार में तो सेलिब्रेशन होता ही है, अलग ही खुशी होती है। हमें भी मतलब आज भी मतलब 13 साल हो गए, इतने हजारों स्टूडेंट का सिलेक्शन देखा होगा, लेकिन आज भी उतनी ही खुशी मिलती है जब एक बच्चा सेलेक्ट होकर के आता है ना। मतलब ये खुशी अलग ही बना रखी है कि यार बच्चे की मेहनत रंग लाई। पूरी साल की मेहनत सर। और अब की बार मतलब कुछ बच्चों के लिए थोड़ा दुख भी है, मतलब एसएससी की गलतियों की वजह से, मतलब एसएससी ने इतने सारे रॉन्ग क्वेश्चन दे दिए और नोबलाइजेशन में इतना इस तरीके से किया, तो कुछ बच्चों की खुशियाँ एसएससी ने छीन भी ली। मतलब उनके लिए दुख भी है, और उसके एसएससी में क्या बदलाव होना चाहिए उसके लिए टीचर्स लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं, उसकी आप निश्चिंत रहो कि आगे ये गलतियाँ ना हो। मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पॉइंट पे कि एसएससी ने 18 में 9 क्वेश्चन और बीच में 10 क्वेश्चन गलत दे दिए, कि मतलब इससे बच्चे के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा? आपके साथ ऐसा वो होता सर तो? गलत तो है ही सर, वो हर लेवल पे गलत है, क्योंकि जो अगर तैयारी भी बच्चा कर रहा है और अगर 10 क्वेश्चन ऐसे बोनस में दे दिए बोनस जाए, में दे दी, तो जो बिल्कुल। सीरियस एस्पिरेंट है और जो नॉर्मल पढ़ के जा रहा है उसमें कुछ डिफरेंस वो बचता डिफरेंस नहीं नहीं है। है। तो वो तो सर गलत ही है, तो वो ठीक खैर, करना आपकी तो चाहिए। मेहनत इतनी, मतलब पोस्ट इतनी अच्छी है कि मेहनत ज़बरदस्त मिलती मिलती पोस्ट, लेकिन कुछ बच्चे कुछ पॉइंट से या कुछ नंबरों से रह गए, उनके लिए थोड़ा दुख तो है ही, बट कोई नहीं, लगे रहो, मेहनत रंग लाएगी, आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी। 2025 में आप लगोगे। तो गांव में जब आपने फ़ोन किया तो गांव वालों को, रिलेटिव का, उनका क्या रिएक्शन रहा सिलेक्शन सुन करके? वो सर जैसे बताया था दादाजी को और सबको बताया, तो फिर वो सर आग की तरह खबर फैल गई पूरे गांव में। तो तब से मतलब अभी तक पापा के पास डेली, जिनका कभी फ़ोन भी नहीं आया उनका भी अभी फ़ोन आ रहा है, मतलब जो कांटेक्ट भी तोड़ चुके थे। कांटेक्ट में भी नहीं थे उनका भी सबका फ़ोन आ रहा है, दूर दूर से रिश्तेदारों का, और सर शादी के रिश्ते वगैरह भी। नहीं, अब रिश्ते तो बहुत आएंगे, है ना। अब अगला टारगेट रिश्ता ही है, तो रिश्ते खुद पसंद कर रखे हैं या फिर मतलब घर वाले ही पसंद करेंगे? नहीं सर, घर वाले ही जो पसंद। घर वाले ही पसंद करेंगे। देख लो, अगर इनकी कोई महिला मित्र है तो सुन लो, घर वाले पसंद करेंगे। कोई नहीं, उसको भी घर वाले ही पसंद कर लेंगे, है ना। वैसे कोई थी या मतलब? नहीं सर, अभी तक तो कोई अभी तक तो कोई नहीं। ओके, पढ़ाई पे इतना ध्यान रहा होगा, है ना। जी सर। और वैसे भी होगी तो भी बताओगे थोड़ी ना। नहीं सर, अभी तो खैर, ये तो मजाक की बात है। इन्होंने मेहनत और पढ़ाई इतनी अच्छी की, है ना, वो बीच बीच में मजाक हो जाना चाहिए। ज़िंदगी में हमेशा खुशी कभी नहीं जानी चाहिए, खुश हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस। कामयाबी खुशी के साथ मिलेगी। और जिस तरीके से मतलब ये खुशहाल दिख रहे हैं अभी, पहले भी उम्मीद है कि ऐसे ही खुशहाल रहे होंगे। इनकी हंसी बड़ी प्यारी है, और जीवन भर ये ऐसे मुस्कुराते रहें और जीवन भर ये ऐसे ही खुश रहें। तो स्टूडेंट जब तैयारी करते हैं तो कईयों को 4 साल, कईयों को 5 साल और कईयों को 1.5 साल भी लग जाता है ना। तो आपके अकॉर्डिंग आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कैसे तैयारी करनी चाहिए और कैसे
छोड़ देना चाहिए या कंटिन्यू लगे रहना चाहिए? सर यही है कि अगर आप 2 से 3 अटेम्प्ट में निकाल ले रहे हो तो ठीक है। ठीक है। अब वरना अपनी मेहनत इतनी कीजिए कि 2 से 3 अटेम्प्ट में अगर आपका नहीं हो रहा है तो फिर वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, आपको किसी और चीज़ पे स्विच कर जाना चाहिए। और एक बैकअप हमेशा रखना चाहिए कि अगर ये नहीं होगा तो कम से कम प्राइवेट जॉब या कुछ भी अपना फैमिली का कुछ अपना बैकअप रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो जो स्ट्रेस लेवल है, अगर आप 4 साल 5 साल दे रहे हैं उसके बाद जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक बैकअप रखना बहुत ज़रूरी है सर उसके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो ऐसा नहीं है कि भी मतलब किसी चीज़ के पीछे इतना ही पीछे पड़ जाओ कि वो मिल ही नहीं रही फिर भी पीछे पड़े हुए हो। है ना? हो सकता है कुछ गलतियाँ कर रहे हो। अगर आप गलतियों से नहीं सीख रहे तो आपको 4-4 साल फिर मतलब सीखा ही क्या फिर? मतलब 1 साल में 1 सब्जेक्ट भी करोगे तो भी 4 साल में 4 सब्जेक्ट हो जाएँगे। या तो आप अपनी गलतियों में सुधार नहीं कर रहे, वही गलतियाँ बार-बार रिपीट कर रहे हो या आप सीरियस तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे। मेरा मानना ये है कि मतलब थोड़ा बहुत पढ़ करके कई साल लगाना उससे अच्छा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ करके कम साल लगा दो। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर लो जैसे इन्होंने की, मतलब पूरी डेडिकेशन से अपनी डॉक्टरी लाइन छोड़ करके, अपना क्लिनिक छोड़ करके, अपने जो लाइन दोस्त सोच रहे थे या रिश्तेदार सोच रहे थे वो छोड़ करके, सारी चीज़ छोड़ करके फोकस किया अपने सिलेक्शन पर और अपनी पढ़ाई पर, उसको छोड़ा नहीं, मतलब लगे रहे ना। कितने घंटे हो जाते थे आपको पढ़ाई करते वक्त? सर मैंने कभी ऐसे घंटे देख के पढ़ाई नहीं करी थी, लगे रहे मतलब। लगे रहता था। मैं ज़्यादातर सर रात को पढ़ता था ओके। प्रिपरेशन के टाइम पे। तो जैसे रात को खाना खाने के बाद 9 साढ़े 9 बजे मैं बैठता था। फिर जैसे एक सब्जेक्ट कर रहा हूँ तो 3 घंटे तक वो सब्जेक्ट किया। फिर थोड़ा ब्रेक लेके, क्योंकि सर रात को कोई डिस्टरबेंस नहीं होती बिल्कुल भी, आप शांति से पढ़ सकते हैं। एक पानी की बोतल अपने पास रखिए और फिर आप पढ़े जा रहे 3-4 घंटे तक जब तक आपका मन कर रहा है। फिर नींद आती थी तो सो जाता था। फिर घर वाले भी जगाते नहीं थे क्योंकि उनको भी पता था कि रात में लेट तक पढ़ रहा है। कभी कभी तो सर ऐसा होता था कि मॉर्निंग में घर वाले 5-6 बजे उठ रहे हैं तब तक भी मैं पढ़ ही रहा हूँ। हाँ, पढ़ ही रहे हो। तो वो सर एक रिदम बन जाता था, वो धीरे धीरे फ्लो बन जाता है। 1-2 दिन में नहीं बनता, टाइम लगता है, 15-20 दिन, 1 महीना। पर वो एक बार अगर फ्लो बन जाता है तो वो सर रात में बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती थी मेरी। और मॉर्निंग में फिर मैं सो के 10-11 बजे उठ के आराम से थोड़ा बहुत पढ़ता था दिन में। ओके। एक सर चीज़ ये थी कि जैसे मम्मी पापा को किसी को पता नहीं था कि ये पढ़ाई क्या कर रहा है। ओके। तो मम्मी जैसे किसी का फ़ोन आता था तो क्योंकि डॉक्टर था तो सब पूछते थे कि भाई क्या क्योंकि कर वो रहा लाइन है। बिल्कुल अलग थी, ये बिल्कुल अलग है। हाँ। हाँ, तो सर वो पूछते थे कि ये क्या कर रहा है, तो मम्मी कहती थी पता नहीं, है तो बस रजाई में बैठ के पढ़ता रहता है, हमें नहीं पता क्या कर रहा है। बस पढ़ता रहता बस है। पढ़ता रहता है ये रजाई में बैठ के। हम्म, क्योंकि मैं सर कभी बाहर लाइब्रेरी वगैरह कभी कुछ ज्वाइन नहीं किया, सारी ओके। पढ़ाई घर पे ही करी घर थी। पे ही की थी। और मम्मी रहती थी तो जैसे वीडियोस देखता था मैं आदित्य रंजन सर के, तो मम्मी बोलती थी कि ये सर आ गए हैं अब ये पढ़ाई शुरू करेगा। उनकी वीडियो सर की आवाज़ भी मम्मी को याद हो गई थी ओके, ओके। कि अब ये नमस्कार भाइयों जो हाँ, बोलते थे सर स्टार्टिंग में, वो भी मम्मी को याद हो गया था। चलो बहुत बढ़िया। है ना? तो मतलब पेरेंट्स को चाहे भले ही समझ में ना आए लेकिन पेरेंट्स को ये दिख जाता है कि हाँ भाई तैयारी कर रहा है, हमारा बच्चा मेहनत कर रहा है। चाहे वो आपकी बुक्स, आपकी पढ़ाई समझ में ना आ रही हो, लेकिन ये दिख रहा है कि जो भी कर रहा है पर पढ़ाई तो कर रहा है और पढ़ाई कर रहा है, तो पेरेंट्स को ये मालूम है कि पढ़ाई रंग जरूर लाएगी, मेहनत रंग जरूर लाएगी और वो रंग लाई भी। एक दिन आप सफलता की सीढ़ियों पर चलते चलते अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। तो आप अपने सिलेक्शन का क्रेडिट किनको देना चाहोगे? सर क्रेडिट सबसे पहले तो सर पापा मम्मी, मम्मी क्योंकि पापा, बिल्कुल। उन्हीं दोनों की पूरी मेहनत है जो मैं आज तक यहाँ पहुँचा हूँ। डॉक्टर भी उन्होंने ही बनाया, फिर ये भी हर चीज़ में सर सपोर्ट रहा है। और एक सर मेरा बड़ा भाई हमेशा मुझसे कहता था कि तू तैयारी कर जो भी तुझे करनी है। फैमिली वगैरह की सारी, सर वो प्राइवेट जॉब में करता था, तो वो बोलता था कि फाइनेंशियली कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं और पापा कर रहे हैं तो तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। बहुत तो बढ़िया उसका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा था। गजब। फिर सर एंड में जैसे नवंबर में भैया की शादी थी, तो उसके बाद सर भाभी का भी सपोर्ट रहा। वो बोलती थी कि ये पढ़ाई करो, खाना वाना वो मुझे दे देती थी। बिल्कुल बेड पे ही ला के दे देती थी, कहीं भी उठने की ज़रूरत नहीं है। तो सर फैमिली का ही पूरा सपोर्ट रहा। गजब गजब। सल्यूट है ऐसी फैमिली को और सलाम है ऐसे पेरेंट्स को और आपके बड़े भाई को जिन्होंने इतना सपोर्ट किया आपको और मोटिवेट किया और हम एक मतलब मेंटल पीस दिया कि भी आप बस मेहनत करो, पढ़ाई करो, बाकी हम देख लेंगे, टेंशन ना लो। है ना? और आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा, आपकी भाभी मतलब इतने सपोर्टिव रहे कि भी हर चीज़ में आपका साथ दिया कि बस मेहनत करो और उनको यकीन था कि आप ज़रूर एक दिन इस मेहनत को कामयाबी में तब्दील करोगे और आपने किया भी।
सैल्यूट है आप लोगों को और मेरी तरफ से दिल से नमस्कार आपको। और आपने इतने अच्छे संस्कार दिए, इतना मेहनती बनाया बच्चे को, इसलिए आज ये मेहनत रंग लाई और इसलिए आज मैं खुश हूँ कि आज मेरे सामने बैठ करके इतनी अच्छी पोस्ट लेकर के हमारी बातचीत हो पा रही है। तो आपकी तरफ से स्टूडेंट के लिए लास्ट मैसेज क्या रहेगा? सर लास्ट मैसेज यही है कि स्टार्टिंग में आप एक हफ्ता दीजिए, आप टीचर्स देख लीजिए कि भाई आपको किसका समझ आ रहा है, और बार बार टीचर्स और बुक्स को स्विच मत कीजिए स्विच मत कि आज ये पढ़ लिया कल उनसे पढ़ लिया, वो मत कीजिए। एक टीचर का आप पूरा पढ़ लीजिए, जो भी बाकी चीज़ें कुछ चीज़ें अगर रह जाती है तो वो बाद में आपकी मॉक्स में हो जाएगी कंप्लीट। तो ये है। और सर ये है कि एक बार पूरी मेहनत दे के देखिए, अगर नहीं होता है तो लाइफ में आगे बढ़ जाइए, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी पे लगे रहें। तो बस आप इसी तरीके से मेहनत करते रहो। और टीचर्स के लिए आपके लिए मतलब कितना कमाल का मैथ्स आपको आदित्य रंजन सर सिखाते हैं, कितनी कमाल की इंग्लिश प्रशांत सोलंकी सर बताते हैं, और रीजनिंग तो मैं ठीक ठाक कर ही दूंगा, है ना। और जीएस में भी, अब जीएस में बहुत बड़ी बड़ी वीडियो, लंबी लंबी मैराथन भी अपनी टीम ने बड़ी ज़बरदस्त अपलोड कर रखी हैं। इवन मैं तो ये कह रहा हूँ यूट्यूब की वीडियोज़ आप देख लो, उससे भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। पीवाई की सीरीज़ पे फोकस करो, प्रैक्टिस पे फोकस करो, पीवाई की बुक्स पे फोकस करो। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट हमने छोड़ा है? जितनी मेहनत हमने टीचिंग में की उतनी मेहनत हमने बुक्स लिखने में भी की। हर सब्जेक्ट की बुक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेहतरीन सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की। हम जब आपके लिए इतना लगे रहते हैं तो आप भी लगे रहो यार। और इन जैसे स्टार, मैं ये कहूँगा मतलब चमकते हुए सितारों को देखो और आप भी अपनी ज़िंदगी को अपनी बेहतरीन बनाओ। थैंक यू, नमस्कार सबको।